अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से? प्यारी प्यारी आंखें चमक रही हैं, हाँ, खूब रौनक लग रही है माशाल्लाह। तो अब चलें सुनते हैं कहानी। यही गुलाम अली इंसान्स की, आपको जैसे बताया, बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ़ हैं जिनके कहानियाँ हैं बच्चों के लिए। तो ये जो आज पहली कहानी मैं पढ़ रही हूँ, इसका नाम है दोस्ती, और ये लिखी गई है सूफ़ी तबस्सुम साहब से। ये देखिए, अब मैं आपको ज़रा अच्छी तरह दिखाऊं। ये है दोस्ती, ठीक है, और आपको यकीनन उल्टा नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में। बहरहाल दोस्ती तो आपको लिखना आता है, ठीक है, और दोस्ती का मतलब भी पता है। लेकिन देखें इस कहानी में कैसी दोस्ती है। तो चलें जी, सूफ़ी तबस्सुम साहब की ये कहानी है और इस तरह शुरू करते हैं। असलम बड़ा प्यारा बच्चा था। इसके अब्बू कपड़े का कारोबार करते थे। इनका कारोबार खूब चलता था। ज़िंदगी बड़े आराम और मज़े से गुजर रही थी। असलम अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। घर में और कोई बच्चा न था जो इसके साथ मिलकर खेलता। इसके माँ बाप इसे तरह तरह की चीज़ें ला के देते ताकि वो खुश रहे। असलम को खिलौनों और चीज़ों की ज़्यादा परवाह न थी। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो खिलौनों से खेलने के बजाय किताबें पढ़ा करता था। आप सब में से कितने ऐसे बच्चे हैं? लेकिन हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मदरसे में भी इसकी यही हालत थी। पढ़ाई खूब दिल लगा कर करता था। खेल कूद के वक्त ज़्यादातर इन्हीं हम जमातों से मिलता था जो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते थे। क्लास में बैठता तो इन्हीं लड़कों के पास बैठता, इन्हें अपना दोस्त बनाता। इन दोस्तों में से इसका एक दोस्त अरशद था। ये बड़ा खूबसूरत और ज़हीन बच्चा था। असलम की इससे बड़ी दोस्ती थी। आपके भी तो ख़ास दोस्त होंगे ना? हाँ, अरशद भी असलम को बहुत चाहता था। दोनों सगे भाइयों की तरह रहते थे। इत्तेफाक से अरशद का मकान असलम के मकान के बिल्कुल साथ था, इसलिए मदरसे से वापस आने के बाद दोनों दोस्तों को एक दूसरे से मिलने और खेलने में बड़ी आसानी थी। इस पहले ज़माने में, यानी कि 50-60 साल पहले, स्कूल को मदरसा कहा जाता था। अरशद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इसकी एक छोटी बहन थी, इसका नाम नसीम था। इस अरशद की अम्मी मोहल्ले में सिलाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे के लिए किताबें खरीद सकती और इसकी पढ़ाई के अखराजात पूरी कर सकती। लेकिन अरशद को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। असलम के अब्बा बहुत खुदा तरस और नेक इंसान थे। वो भी अरशद को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वो जब कभी अपने बेटे असलम के लिए कोई नई किताब या कॉपी खरीदते तो उसके दोस्त यानी अरशद के लिए भी ज़रूर खरीदते। असलम खुद भी अपने दोस्त का बहुत ख्याल रखता था और कभी कोई कॉपी कोई कलम अपने दोस्त के लिए ले आता और फिर मौका देखकर तोहफे के तौर पर उसे दे देता, ताकि अरशद को ये महसूस ना हो कि इस पर एहसान वो कर रहा है। अरशद की अम्मी भी असलम को बहुत प्यार करती थी। हेलो कुलसूम, लवली टू सी यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। जब ये दोनों दोस्त मिलकर पढ़ते या खेलते तो इन्हें देख देख कर बेइंतहा खुश होती थी। ये देखिए, ये हैं अरशद की अम्मी। सिलाई का काम करके वो अपने बच्चों को पाल रही थी। कितनी बहादुर खातून थी। अरशद का ज़्यादा वक्त असलम के घर ही गुजरता था। घर में उठने बैठने के लिए साफ सुथरी जगह थी और हर तरह का आराम भी था। इसलिए अरशद की माँ खुद ही
उसे वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारने की इजाज़त दे देती। महल्ले वाले तो खैर इनसे वाकिफ़ ही थे, लेकिन दूसरे लोग इन दोनों बच्चों को एक साथ उठते बैठते, चलते फिरते, खेलते, एक साथ स्कूल आते जाते, इकट्ठे लिखते पढ़ते तो देखते तो यही समझते कि दोनों सगे भाई हैं। फिर एक दिन का जिक्र है कि असलम के अब्बा अपने कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में गए थे। असलम चाहता था कि अरशद को साथ लेकर कोई फिल्म देखने जाए। इसकी अम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज तुम फिल्म देखने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अब्बा घर पर नहीं हैं, और अगर तुम भी फिल्म देखने चले गए तो घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, लिहाजा तुम फिल्म देखने चले जाना। इस रोज़ असलम और अरशद का मूड शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक पढ़ ना सके और फिर अरशद उठकर अपने घर चला गया। ये देखिए उसकी अम्मी उसको समझा रही हैं और अच्छे बच्चों की तरह दोनों ने कहना मान लिया, क्योंकि अम्मी को अकेला छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग भी कहना मानते हैं ना अपनी अम्मी का। शाबाश। अरशद के जाने के बाद असलम भी उठकर अपनी चारपाई पर लेट गया और काफ़ी देर तक करवटें लेता रहा। करवटें यानी कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। इसकी अम्मी समझी शायद असलम फिल्म पर जाने की इजाज़त ना मिलने की वजह से कुछ उदास और बेचैन है। उन्होंने असलम से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही, कोई तकलीफ तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, हेलो अथिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। नहीं अम्मी, कोई तकलीफ नहीं, बस नींद नहीं आ रही, मालूम नहीं तबीयत क्यों बेचैन हो रही है। उसे कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतना बेचैन था, उसको सुकून नहीं आ रहा था। इसकी अम्मी ने उसे प्यार करते हुए कहा, चलो बेटा आंखें बंद करो, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद माँ बेटा दोनों सो गए। फिर रात को अचानक असलम की अम्मी की आंख खुल गई। उन्होंने शायद कोई ड्रामा सा ख्वाब देखा था। उन्होंने घबरा कर इधर उधर नजर डाली तो देखा कि असलम की चारपाई खाली पड़ी है। वो एकदम घबरा कर अपनी चारपाई से नीचे उतर आई। कमरे से बाहर झांक कर देखा तो असलम छज्जे के एक कोने में खड़ा था। छज्जा जिस तरह छोटी सी टेरेस होती है या बैल्कनी होती है। अम्मी ने उसे प्यार से कहा और पूछा, बेटा असलम क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो आधी रात में? असलम बोला, अम्मी इधर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है जैसे ये अरशद की आवाज़ है। असलम की अम्मी ने कुछ सोचा और फिर देखा झांक के तो वाकई अरशद के मकान में रोशनी हो रही है। इसका मतलब था वो लोग जाग रहे थे। उन्होंने कान लगा कर सुना तो वाकई अरशद के करहाने की आवाज़ आ रही थी। करहाने की यानी कि तकलीफ से, दर्द से, जिस तरह इंसान की आवाज़ें निकलती है, आए उई आउच निकलती है ना जब हमें चोट लगती है। असलम को जब ये पता चला तो वो बेताब हो गया और सीढ़ियों की तरफ लपका। इसकी अम्मी इसके पीछे पीछे गई। वहां जाकर देखा कि अरशद बीमार है और सख्त बेचैन है और उसकी अम्मी इसकी हालत देखकर परेशान है। ये देखें दोनों भाग रहे हैं, जा रहे हैं ताकि देखें कि क्या हुआ।
असलम तो जाते ही अरशद से लिपट गया और उसे तसल्लियाँ देने लगा। इसकी अम्मी भाग कर, उन दिनों में कोरोना नहीं था ना, तो आप एक दूसरे को हग कर सकते थे, राइट, ठीक है, और उसे तसल्लियाँ देने लगा। इसकी अम्मी भाग कर अपने घर गई और नौकर को बुला लाई और फिर फौरन उसे डॉक्टर की तरफ दौड़ाया। खुद बैठकर अरशद की अम्मी को दिलासा देने लगी। चंद ही मिनटों में नौकर डॉक्टर को लेकर आ गया। इसने अरशद को देखा और फिर कहा, घबराए नहीं, बच्चे को बुखार है, ज़रा तेज़ हो गया है, इसलिए बेचैन है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने फौरन अरशद को टीका लगवाया। आप लोगों में से कितने लोग डरते हैं टीका लगाने के से? आई कैन सी, कुछ चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी आंखें नीचे हो गई थी। कोई बात नहीं, सब बचपन में डरते हैं क्योंकि सुई चुभती है ना थोड़ी सी, लेकिन चुभती सिर्फ एक सेकंड के लिए है। डॉक्टर ने फौरन अरशद को टीका लगाया, जैसे मैंने आपको बताया। नुस्खा लिखा। नुस्खा किसको कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, वो पर्चा, वो कागज़ जिस पे डॉक्टर का नाम लिखा होता है और वो उस पर दवाइयाँ लिखता है और कैसे लेनी है वो भी लिखता है। उसको क्या कहते हैं? नुस्खा। चलिए जी, कुछ हदायत दी और कहा कि बच्चे के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें ताकि उसका बुखार नीचे आए। असलम बड़े गौर से ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वो अपने घर गया और फ्रिज में से बर्फ ले आया। एक तश्त में डालकर पानी ठंडा किया, यानी कि एक बड़े से प्याले में, और फिर पट्टी भिगोकर अरशद के सर पर रख दी। अरशद इसकी तरफ देख रहा था। इसकी हालत देखकर असलम की आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यार करता था वो। उसने एकदम अपना मुंह छुपा लिया, दूसरी तरफ कर लिया ताकि अरशद उसके आंसू देख के डर ना जाए, परेशान ना हो जाए। एक तो वो बीमार था, उसको परेशान तो नहीं करना चाहिए ना। हमें ख्याल करना चाहिए, अगर कोई बीमार हो जाए आहिस्ता बोलना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी बीमार हो घर में। थोड़ी देर के बाद नौकर डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर आ गया। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अरशद को दवा पिला दी गई। ये देखिए जी, ये असलम ख्याल रख रहा है किसका? अरशद का। थोड़ी देर के बाद नौकर डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अरशद को वो दवा पिला दी गई। कुछ ही देर बाद अरशद की बेचैनी कम हो गई और फिर वो सो गया। असलम और इसकी अम्मी जब से दोनों आए थे, अरशद की अम्मी की ढारस बंधा रहे थे, उनको हिम्मत दे रहे थे, उनको तसल्ली दे रहे थे। अब जो बच्चे की आंख लग गई तो इनके दिल को ज़रा तस्कीन हुई, इत्मीनान हुआ, सुकून आया। अरशद अब बड़े सुकून से सो रहा था। इसकी अम्मी ने असलम से कहा, असलम बेटा, अब तुम्हारे भाई की आंख लग गई है, तुम भी जाओ आराम करो, रात काफ़ी गुजर चुकी है। लेकिन क्या ख्याल है आपका, असलम माना होगा? जितना वो प्यार करता है, ख्याल रखता है अरशद का। लेकिन असलम नहीं माना। आपने बिल्कुल सही गैस किया। कहने लगा, नहीं खाला जान, मैं नहीं जाऊंगा, आप आराम करें, मैं यहीं अरशद के पास बैठूंगा। आखिर बड़ी मुश्किल से उसे राज़ी कर लिया गया। असलम और उसकी अम्मी खुदा हाफिज कहकर रुखसत हुए। सुबह सवेरे जब अरशद की अम्मी की आंख खुली तो देखा कि अरशद का बुखार उतर गया है और वो आराम से सो रहा है और असलम एक तरफ बैठा है। अरशद की अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। सोचे कैसा वो महसूस कर रही होंगी। ये देखिए जी, वो लेटा हुआ है, कौन? अरशद। और कौन है जी जो पास बैठा है? असलम। तो
कैसी है दोस्ती? तो ऐसे होते हैं अच्छे दोस्त, एक दूसरे का ऐसा ख्याल रखते हैं। मज़ा आया होगा आपको, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस कहानी को पढ़ के। बहुत ही स्वीट सी, मीठी सी कहानी है। अब सूफी तबस्सुम की एक और कहानी है जिसका नाम है ऊंट रे ऊंट। तो चले देखते हैं ये क्या सुनाती है हमें। इधर आओ बच्चों कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़बानी सुनो। किसी मुल्क में एक था बादशाह, तुम्हारा हमारा खुदा बादशाह। इस बादशाह ने अपने महल के बाहर एक खूबसूरत घर बनाया था। इस घर में एक बहुत बड़ा दालान था, राइट। इस बादशाह ने अब जो घर बनाया था उसमें बहुत बड़ा दालान था। अब बताइए दालान क्या होता है? दालान होता है सहन, कोर्टयार्ड। दालान में बहुत से जानवर रहते थे। वो जानवर सुबह से शाम तक काम करते थे। काम करने की शर्त ये थी कि बादशाह की मलका खुद खाना पकाकर इन्हें दोपहर को खिलाया करे। लेकिन मलका बड़ी सुस्त औरत थी। कुछ लोग होते हैं ना सुस्त, उन्हें कोई शौक नहीं होता है काम करने का। हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। कभी ऐसा भी होता कि वो सिरे से खाना ही ना पकाती और सब जानवर भूखे रह जाते, बेचारे। एक दिन का जिक्र है, मलका ने खाना पकाने में देर कर दी। जानवर काम करते करते थक गए थे और भूख से नढाल हो रहे थे। सब ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की। सोचे जब आप स्कूल से आते हैं तो कैसे थके हुए होते और भूख लगी हुई होती है। बस यही कुछ हाल था इन जानवरों का। बादशाह ने मलका को बुलाकर डांटा और कहा कि ये जानवर बेचारे दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और तुम जरा भी इनका ख्याल नहीं करती, बुरी बात है। इस पर मलका नाराज हो गई और महल छोड़कर चली गई और शहर से दूर एक सराय में रूठ कर बैठ गई। वो नाराज हो गई। इधर बादशाह को और जानवरों को मलका के रूठ कर चले जाने का बड़ा अफसोस हुआ। वो मलका के बगैर बहुत उदास थे। काम में इनका जी नहीं लगता था। आखिर वो सब के सब मिलकर बैठे और मशवरा करने लगे कि किसी न किसी तरह मलका को वापस लाना चाहिए। फिर सलाह ठहरी कि पहले चिड़िया को भेजा जाए। सलाह ठहरी यानी कि मशवरा किया तो फैसला किया कि सबसे पहले चिड़िया को भेजा जाए ताकि वो मलका को मना के लेके आए। चिड़िया ने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। उड़ती उड़ती गई यहाँ तक कि सराय की दीवार पर जाकर बैठ गई और मलका से कहा, मलका साहब आप नाराज ना हो, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे, खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लेंगे, आइए महल को चले। मलका ने कहा, भाग जाओ, मैं तो नहीं आऊंगी। चिड़िया बेचारी गम की मारी लौट आई। जानवरों ने जब ये सुना कि चिड़िया नाकाम लौट आई है तो उन्होंने फैसले के मुताबिक बिल्ली को भेजा। म्याऊ म्याऊ बिल्ली रवाना हो गई। चलती गई चलती गई चलती गई यहाँ तक कि कहाँ दाखिल हो गई? सराय में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मलका को बड़े अदब से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम म्याऊ। प्यारी मलका म्याऊ, हमने अपनी मनमोनी चिड़िया को भेजा, उसने बड़ी चींची की है, आप नहीं मानी म्याऊ। आइए घर चले, मैं वादा करती हूँ म्याऊ कि आप
से खाना नहीं मांगूंगी, अपने खाने का खुद ही इंतजाम कर लूंगी। म्याऊं। मलका ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बिल्ली बेचारी भी मायूस होकर वापस आ गई। अब चूहिया की बारी थी। छोटी सी चूहिया, क्यूट सी, है ना। कई लोग रखते हैं, आपको पता है, चूहे को एज अ पेट। जाकर पहले अदब से सलाम 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 मलका आलिया। चिड़िया ने ची ची किया। आप नहीं मानी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आई, आपने इनकार कर दिया। मैं भी तो आई हूँ, तशरीफ ले चलिए, मैं अपनी नर्म और नाजुक दुम से आपको पंखा झलूंगी। लेकिन मलका फिर भी न मानी। अब कव्वे की बारी आई। वो तेजी से उड़ा और काएं 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 करता सराय में मलका के पास पहुंचा और कहा, मलका हुजूर, चिड़िया ने ची ची की, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, काएं काएं चूहिया ने दुम हिलाई। आप फिर भी नहीं मानी, आइए मेरे साथ आइए, काएं काएं। मलका ने फिर इनकार कर दिया। अब गधे ने अपना पालान उठाया। ये देखिए, बेचारी चिड़िया को इनकार कर रही है। अब जब गधे ने अपना पालान उठाया और बड़े नाज नखरे से उछलता कूदता नाचता ढेंचू करता सराय में जा पहुंचा और मलका को पहले बहुत ही अदब से सलाम किया और फिर कहा, चिड़िया ने ची ची की, आप नहीं मानी। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, आप नहीं आई। चूहिया ने दुम हिलाई, आप नहीं आई। कौवे ने काएं काएं की, आप नहीं आई। अब मैं ये नरम नरम पालान लेकर हाजिर हुआ हूँ, आइए इस पर बैठिए और घर तशरीफ ले चलिए। आपका क्या ख्याल है, मलका मानी होगी? एक्सक्यूज मी। लेकिन मलका ने बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश, फिर जाने से इनकार कर दिया। अब तो सब परेशान हो गए। सारे जानवर एक बार फिर सब मिलकर बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उनमें ऊंट मौजूद था। उसने कहा, याद आया, क्या है कहानी का नाम? ऊंट रे ऊंट। जी, मैं चलता हूँ, देखें मलका कैसे घर नहीं आती। वो उठा और अपने गले में घंटी लटकाई, घुटनों पर घुंघरू बांधे और छम छम करता सराय की तरफ रवाना हो गया। आप सब ने क्या कहते, ऊंट को देखा होगा, कैमल को, और उस पर सवारी भी की होगी और उन्होंने उनको कैसे सजाया होता, बिल्कुल वैसे ही इसने अपनी सजावट की और छम छम घुंघरू बांधकर चलता बना और मलका के सामने आके खड़ा हो गया। मलका साहिबा, चिड़िया ने ची ची की, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, चूहिया ने दुम हिलाई, कौवे ने काएं काएं की, गधा पालान लेकर आया। आप नहीं मानी, अब मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे खाना नहीं मांगता, मैं आपकी वैसे ही खिदमत करने वाला हूँ। आइए घर चलें। आपका क्या ख्याल है, मलका मानी कि नहीं? मलका ने सर झुका लिया और सोचने लगी, बेशक ऊंट बड़े काम का जानवर है, दिन रात चलता रहता है और तो और थकने का नाम भी नहीं लेता। कई दिन तक खाने और पानी के बगैर गुजारा करता है। इसके बालों से कंबल और कालीन और कपड़े बनते हैं। ये तो बड़ा नेक जानवर है, इसका कहा जरूर मानना चाहिए। तो फिर क्या आपको इन बातों का पता था कि कैमल यानी कि ऊंट कई दिन तक चल सकता है बगैर रुके, वो थकता नहीं और कई दिन तक खाने और पानी के बगैर गुजारा करता है। इसके
ٹھیک ہے، اور بڑا ہی نیک جانور ہے، اور اس کی جو بال ہیں اس سے کمبل اور قالین بھی بنتے ہیں. ذرا سوچے کتنے کام کا ہے، اور اس پہ رائڈ کرنے کا، سواری کرنے کا بھی کتنا مزہ آتا ہے. پھر کیا ہوا، ملکہ نے سوچا اور کہا کہ اس کا کہاں مان لینا چاہیے. اور پھر ملکہ اونٹ پہ بیٹھی اور گھر آ گئی. وہاں سب جانوروں نے ملکہ کا استقبال کیا. تالی. پھر ملکہ نے سب کو گلے لگایا اور پیار کیا. چڑیا، کوا اونٹ کی گردن پر بیٹھ کر چہچہانے لگے. چوہیا اس کی دم پکڑ کر لٹک گئی. بلی مہار ہاتھ میں لیے چلنے لگی. اونٹ اچھلتا ناچتا چلا جاتا تھا. پیچھے بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے جانوروں کا کھانا اٹھائے چلے آ رہے تھے. واہ میاں اونٹ، کیا کہنے تمہارے، تم نے تو منا ہی لیا ملکہ کو. دیکھیے آخر تو کیسی لگی آپ کو کہانی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا وائرس سے کیسے بچنا ہے. ہاتھ دھونے ہیں. کتنی دیر؟ جی 20 سیکنڈ تک. جب بھی باہر جائیں باہر سے اندر آئیں، ٹھیک ہے. اور جب باہر جائیں ماسک پہنیں، اور اگر کسی چیز کو خریدنے جا ہی رہے ہیں تو گلوز پہن کے جائیں، دستانے پہن کر جائیں. آپ کا وعدہ ہے نا. امی ابا کو بالکل پریشان نہیں کرنا، بلکہ آپ کو ان کو یاد کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب بھی کسی سے ملیں تو دور سے ملیں، نہ ہاتھ ملانا ہے نہ ہگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب ٹھیک ٹھاک رہیں، خوش رہیں، مزے میں رہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلد پھر سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کوئی خاص کہانی میرے سے سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور میسج کریں. اور آپ سب کے میسیجز کا بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو خدا حافظ. آداب.